एपिसोड 729 कारण की करिश्मा करण नाइन टेल स्टील बीस्ट पर था। उसके आगे मकारा बीस्ट खड़ा हुआ था ताकि करण पर हवा का प्रेशर न पड़े, क्योंकि इस समय करण की हालत कुछ खास नहीं थी। उसी समय करण ने मकारा बीस्ट से कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम्हारे लिए पिल बनाकर तुम्हें ठीक कर दिया है, और मैं इतना भी जानता हूँ, अब चमत्कारी पत्थर में जो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। मतलब अब तुम्हारे पास ऐसी कोई वाजिब वजह नहीं है जो तुम्हें मेरे पास रहने के लिए मजबूर कर सके। दरअसल करण बिल्कुल सच कह रहा था। मकारा बीस्ट अब ग्रेड 6 का बीस्ट था, और करण के पास जो चमत्कारी पत्थर था वो सिर्फ ग्रेड 5 के बीस्ट तक को कंट्रोल में रख सकता था। यानी अब मकारा बीस्ट करण के कंट्रोल से बाहर था। इधर करण का सवाल सुनकर मकारा बीस्ट वहीं बैठकर बोला, तुम्हारे अलावा इस जगह मेरा कोई नहीं है। मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, पर अब अकेले नहीं जी पाऊंगा। हाँ, तुम थोड़े बदतमीज हो और थोड़े ऊटपटांग भी, फिर भी तुम्हारे साथ जीने का मजा अलग है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे रोमांच से भरी जिंदगी जीने का जुनून है जो मुझे मिल रही है। मतलब तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर लोगों को कच्चा खा खाऊंगा, मकारा बीस्ट ने दांत दिखाते हुए कहा। जो सुनके करण के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इसी तरह से वो अपने साथियों से बातचीत करता रहा। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार करण नालंदा विश्वविद्यालय के समंदर पर आ गया। जहां आकर करण ने अपना इनर स्टूडेंट टोकन समंदर में डाल दिया, जिसके कुछ पल बाद उसका टोकन उसके पास आ गया, और जल्दी ही पानी से उठकर पहरेदार भी बाहर आ गया। जो करण की हालत देखकर थोड़ा चिंतित होकर बोला, तुम इस हालत में कैसे? बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, करण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। इस पर पहरेदार ने अपना सिर हिलाया, फिर करण से बोला, तुम जानते हो ना अंदर जाने से पहले? हाँ, आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं, करण ने हाथ हिलाते हुए कहा। दरअसल करण जानता था पहरेदार नाइन टेल स्टील बीस्ट और मकारा बीस्ट की बात कर रहा है। पर यह सुनकर मकारा बीस्ट ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे इलाके में नहीं रहूंगा, तुम्हारे यहाँ के बीस्ट बुरे हैं, मैं उन्हें कच्चा नहीं खा पा रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। पहरेदार से ये सुनकर कुछ नहीं कहा, बस अपनी एक उंगली झटकी और मकारा बीस्ट चिल्लाते हुए पानी में चला गया, जिसे देख करण अपना सिर हिलाते हुए रह गया। ना जाने कब ये अपने दिमाग से काम लेगा, करण बुदबुदाया। उसी दौरान सामने करण के लिए रास्ता बनकर रेडी हो गया, जिसे देखते हुए पहरेदार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके करण को उस रास्ते में भेज दिया और खुद नाइन टेल स्टील बीस्ट को अपने साथ समंदर में ले गया। इधर करण ने भी अपनी शक्तियों को व्हील चेयर में डालकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जहां पहले तो करने को पेट्रोल टीम से गुजरना पड़ा, जिसके बाद जल्दी ही बाहरी हिस्से में पहुंच गया। जानी पहचानी जगह देखकर करण का दिल शांत हो गया। सच में नालंदा विश्वविद्यालय में आकर उसे एक अलग सा सुकून मिलता था। करण ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उस हरे भरे के पत्थर के पास पहुंच गया, जहां पर फाउंडर की आत्मा का टुकड़ा था। करण ने उसे एक नजर देखा और बिना ज्यादा सोचे इन हिस्से के लिए बढ़ गया, और जल्दी ही वो इन हिस्से में दाखिल भी हो गया। पहले मुझे मिशन हॉल में जाकर अपना मिशन खत्म कर देना चाहिए। करण उसी मिशन की बात कर रहा था जिसे लेकर करण नालंदा विश्वविद्यालय से बाहर निकला था, उस इनर स्टूडेंट का स्टूडेंट टोकन वापस लाने का मिशन। ये सब सोचते हुए करण मिशन हॉल पहुंच गया, जहां पर आकर वो सीधे काउंटर पर गया। काउंटर पर एक सुंदर सी लड़की थी, जो करण को देखकर बोली, बोलिए सर, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? इस पर करण ने उसे अपना मिशन टोकन और उस लड़की का स्टूडेंट टोकन दिखाया। मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया है और अभी भी सिर्फ 2 दिन बाकी है। करण ने उन्हें काउंटर पर रख दिया। लड़की ने मिशन टोकन को उठाकर उसकी जानकारी अपने सिस्टम में डाली, फिर अजीब सा मुंह बनाकर करण को देखते हुए बोली, तुम सिर्फ 10,000 नालंदा गोल्डन कॉइन के लिए इतनी दूर गए थे, तुम तो बड़े ही फ्री इंसान लगते हो, तुम अपना काम करो। करण ने मुंह बनाकर कहा। आए बड़ी उसे ज्ञान में छुपा ताना मारने वाली। लड़की ने करण के रूखे रवैया को नजरअंदाज किया और उसे 10,000 नालंदा गोल्डन कॉइन देते हुए बोली, अगली बार कोई धक्का मिशन चुनना, लंगड़े हो इसीलिए सलाह दे रही हूं, अपनी सलाह को बत्ती बनाकर अपने कान खुजाओ। करण ने नाराज लगते हुए वो कॉइन लिए, फिर दांदाता लाल चेहरे के साथ मिशन हॉल से निकल गया। जिसे देख लड़की ने मुंह बनाकर कहा, आजकल के लंगड़ों को पता नहीं किस बात का गुस्सा है, इडियट कहीं का। करण को 2-4 और गालियां देने के बाद लड़की ने सिस्टम की मदद से टोकन वाली लड़की तक ये खबर पहुंचा दी। वहीं करण उस लड़की को गालियां दिया जा रहा था, लंगड़ा, लंगड़ा होगा तुम्हारा बाप, किसी मजबूर इंसान से इस तरह बात करते हैं, तुम्हें तो एसिड से नहलाना चाहिए। इसी तरह से उसे गालियां देते हुए करण ने स्टूडेंट इमारत के लिए बढ़ गया, पर रास्ते में ही उसे पता चला कि कल के दिन ही गोल्डन स्टीयर सटे टेस्ट होने वाला है। ये जानकर करण ने अपना सिर पकड़ लिया। पहले देर से होता है और अब इतनी जल्दी हो रहा है, कुछ दिन रुक नहीं सकते थे ये कमबख्त। करण परेशान नजर आने लगा। सच में उसकी किस्मत में सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां थी, जिसे पूरा करते करते एक दिन उसकी जान चली जानी है। करण ने एक आह भरी और उस जगह से सीधे वो एक खाली से इलाके में चला गया। जिस इलाके में वो आया था वो असल में एक विशालकाय जंगल था, जहां आने के लिए पहले करण को पेट्रोल टीम की इजाजत लेनी पड़ी।
बहरहाल जंगल में आने के बाद करण ने एक सेफ सी जगह को देखा और उसी जगह पर जाकर पहले तो उसने अजगर राजा को बाहर निकाला। मैं कुछ तकनीकों को विकसित करने वाला हूं, ध्यान देना कोई मुझे परेशान न करे। करण का आदेश सुनकर अजगर राजा ने अपना सिर हिला दिया। करण ने भी अपनी कलाई घुमाकर एक तकनीक बाहर निकाल ली, जो असल में सेन परिवार के पूर्वज से मिली हथौड़ा तकनीक थी। स्टारलाइट हथौड़ा तकनीक। करण ने तकनीक का नाम पढ़ा, जो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने उसे विकसित करना भी शुरू कर दिया। वो तकनीक लेवल 5 की थी, जिस वजह से करण को थोड़ा टाइम लगा, पर आखिर में उसने उस तकनीक को विकसित कर ही लिया। तकनीक तो ताकतवर लग रही है, अब देखना यह है कि टेस्ट में कितने काम आती है, करण ने कहा। फिर दोबारा से हिसाब लगाते हुए बोला, चलो पहले अब 20 तकनीक को हासिल करते हैं, उसके बाद धनुष तकनीक को। करण मुंह बनाकर अपनी व्हीलचेयर के साथ जंगल से निकलने लगा। इस बीच उसने अजगर राजा को भी आयामी पेंटिंग में भेज दिया था। जंगल से बाहर आने के बाद करण सीधे 20 तकनीक सेक्शन के लिए आगे बढ़ा। उसके पास सच में अब ज्यादा टाइम नहीं था। उसे सम्राट स्तर पर पहुंचकर सुंदर वन जंगल निकलना था, ताकि उस जगह से करिश्मा के बारे में जानकारी मिल सके। और किया पता टेस्ट पास करने के बाद करण को शहरी किताब बिल्डिंग में जाने का मौका मिल जाए, उस जगह से भी तो करण को करिश्मा का पता चल सकता था। इन्हीं ख्यालों के साथ करण आगे बढ़ता रहा, पर उसी दौरान उसे किसी की आवाज सुनाई दी, रुको रुको। करण ने जब मुड़कर देखा था, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं तारिणी की थी, जो भागते भागते उसी की तरफ आ रही थी। तुम एक बार आकर मुझे बता नहीं सकते थे तुम इस जगह आए हो? तारिणी गुस्से में करण के सामने आकर खड़ी हो गई। वो करण पर और ज्यादा गुस्सा करने वाली थी, पर करण की हालत देखकर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। ये तुम्हें किया हुआ? किसने तुम्हारी ये हालत की है? तारिणी गुस्से से उफन बढ़ी, जिस वजह से उसकी शक्तियों पर से कंट्रोल छूट गया, और तब करण को महसूस हुआ कि तारिणी सम्राट स्तर पर पहुंच गई है, साथ ही में उसकी बर्फ की शक्तियों पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। करण को शांत देखकर तारिणी ने गुस्सा करके कहा, एक बार नाम बताओ उस कमीने का, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे कुछ खास नहीं हुआ, करण ने हाथ हिलाते हुए आगे कहा। तुम तो मकारा बीस्ट को जानती ही हो ना, वो हवा में गुलाटियां मारने लगा था, जिस वजह में जमीन पर गिर गया, बस उसी का परिणाम है ये। झूठ तो कम से कम ढंग से बोला करो। तारिणी ने उसे घूर कर देखा और करण अपना सिर खुजलाने लगा। अब वो सबको गागा कर ये तो नहीं बताएगा ना कि उसका सामना उत्तरी हिस्से के सबसे ताकतवर शख्स शुद्ध शक्ति दल के लीडर से हुआ था। उसी ने उसकी ये हालत कर दी। अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा था, तब सब हंसी में उसकी बात को घुमा देंगे। तारिणी को शक करते देख करण ने टॉपिक को बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैं रोजाना मिशन हॉल जाती हूँ, ये खबर लेने के लिए कि तुम वापस आए या नहीं, तारिणी ने हाथ बांधकर कहा। फिर अपना मुंह फेरते हुए आगे बोली, तुम्हें शर्म आती है? एक बार, बस एक बार मुझे नहीं बता सकते थे? तुम किसी अजीब से मिशन पर जा रहे हो सिर्फ कुछ कॉइन के लिए? मुझसे कहते तो हाथ झटकर तुम्हें इतने कॉइन दे देती, और बिना बताए भला कौन जाता है? तारिणी सच में करण से बेहद ज्यादा गुस्सा थी। हाँ, उनकी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खास नहीं थी, पर अब वो दोनों अच्छे दोस्त थे। दोस्ती के नाते उसे उससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, और इतनी ही गरीबी में मरा जा रहा था तो मुझे एक बार कह देता, लेकिन नहीं, मुंह उठाकर लूटने वाला मिशन लेकर चल दिए महाराज जी। करण उसका आड़ा टेढ़ा मुंह देखकर मन ही मन हंस रहा था, पर उसने उसकी शक्तियों को देखते हुए कहा, तुम सम्राट स्तर पर कैसे पहुंच गई बिना गोल्डन स्टीयर सटेप टेस्ट के? ओह ये। तारिणी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आगे बोली, याद है अरेना फेस्टिवल मुकाबले से हमें वीरता स्तर के योद्धा का खून मिला था, जिसका इस्तेमाल करके हम महाबली के 9वें चरण वाले महाबली बन गए थे। हाँ, अच्छे से याद है। करण का ये सुनकर मूड ऑफ हो जाता था, उसके साथ ही इससे कितने ताकतवर बन गए, और वो अब जाकर 9वें चरण पर पहुंचा था। मगर तारिणी ने उसके खराब मूड को और ज्यादा बिगाड़ते हुए कहा, तुम जानते हो, वो खून हमारे शरीर में जाकर धीरे धीरे करके हमारी ताकत को बढ़ा रहा था। 2 महीने पहले उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि मैं झट से सम्राट स्तर के 3रे चरण पर पहुंच गई है। करण मुंह फाड़े आंखें फाड़े अपना दिल फाड़े उसे देखता ही रह गया। यहाँ उसकी चप्पलें घिस गई, हड्डियां टूट गई। उसके साथ हर वो कर्म हुए जो किसी और के साथ होते तो अब तक वो पागल हो जाता या सुसाइड कर लेता। लेकिन इतना सब होने के बाद वो कौन है? सिर्फ महाबली, और ये कमबख्त जो नालंदा विश्वविद्यालय में अजगर की तरह पड़ी रही, ये सम्राट पर पहुंच गई। आज से ज्यादा करण को इतनी जलन कभी नहीं हुई और थी। पर तभी उसका दिमाग घुमा और लड़खड़ाती जबान से बोला, तुम सम्राट स्तर पर हो, मतलब बाकी सब? बाकी सब भी सम्राट स्तर पर है। आर्यन, क्षितिज, अरोरा, धर्मेश, ये चारों पहले चरण के सम्राट बन गए हैं। नीलिमा 2रे चरण की, मैं और यामिरा 3रे चरण की, पर सबसे ज्यादा ताकत तो पारो ने हासिल की है। वो 5वें चरण की सम्राट है। हम रोजाना उसके साथ अभ्यास करते हैं, लेकिन परख की ताकत में कुछ ज्यादा बढ़त दिखी नहीं है। तारिणी ने तो अपना बॉम्ब फोड़ती जा रही थी, इस चीज से बेखबर कि करण का धीमे धीमे शर्म की खाई में गिरता जा रहा था, जहां से निकलने के लिए तो उस बेचारे को हिम्मत की भी कमी लग रही थी।
जब मैं महाप्रतापी था तब ये महाबली थे, और जब मैं महाबली हूँ तो ये साले सम्राट बन गए। भगवान, मेरे हाथ मत लग जाना वरना तुम्हारी धोती में आग लगा दूंगा। करण लंबी लंबी सांस भर रहा था। फिर भी दिल के किसी कोने में उसे अपने दोस्तों के लिए अच्छा लग रहा था। बस उसी को सकून मानकर उसने अपने जलते दिल को ठंडक की चादर से दफना दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं 20 तकनीक सेक्शन में जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। करण का ये जवाब सुनकर तारिणी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी ही तो आए हो और अभी ये टेस्ट देना चाहते हो, थोड़ा आराम तो कर लो। कल गोल्डन स्टीयर सटेप टेस्ट है, मुझे उसे पास करने के लिए आज ही 10 नालंदा टोकन हासिल करने होंगे। 10 नॉर्मल टेस्ट फिर 10 हाई टेस्ट देकर ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन इस काम में तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, एक दिन में ऐसा कर पाना आसान नहीं है, तारिणी ने चिंता जाहिर की। इस पर करण मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। तारिणी ने भी एक आह भरी और बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास नालंदा गोल्डन कॉइन तो होंगे नहीं टेस्ट देने के लिए। इतना कहकर तारिणी ने करण को व्हील चेयर को पकड़ा, फिर धकेलते हुए बोली, वैसे कितने समय बाद तुम ठीक हो जाओगे? चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही छोटी मोटी चोट है, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। रैंक 8 की गोली चाहिए, ऐसा कहकर वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। तारिणी ने ये सुना तो उसने एक राहत की सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए आगे बोली, तुम जानते हो, उत्तरी हिस्से में बर्फ की रानी का तहखाना खुलने वाला है। सुना है कि उस जगह पर बहुत से जानवरों के बड़े बड़े गुट हैं जो उस तहखाने में जाने के लिए तरसते हैं। किया कहा तुमने? उत्तरी हिस्सा? उत्तरी हिस्से में तो ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। करण का सवाल सुनकर तारिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तरी हिस्सा सिर्फ उतना नहीं है जिसे उत्तरी हिस्से के लोग जानते हैं। मैं जिस उत्तरी हिस्से की बात कर रही हूँ, उस जगह जाने के लिए एक विशालकाय समंदर पार करना होता है। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरा इलाका बर्फ और पानी से घिरा हुआ है। और एक किस्सा भी है, कहते हैं उसी जगह से कोई बर्फ देव निकला था। ये बर्फ देव कौन था ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ, उनके आगे बर्फ से जुड़ा हर बीस्ट झुकता था। और हाँ, उस जगह को उत्तरी हिस्से की जगह लोग विंटरलैंड भी कहते हैं। अंडस को दोस्तों नए आग की शुरुआत हो चुकी है, और इस आग का नाम है द विंटर क्वीन मेकर। इस आग में करण का नया अध्याय शुरू होता है। इस आग में किया होगा इसका हिंट इसी तरह से दे सकता हूँ कि यही वो आग होने वाला है जो करण की जिंदगी को पूरी तरह से पलट के रख देगा, जहां कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो इस कहानी के पुराने और आने वाले किस्सों से जुड़े हुए होंगे। इस आग को भी अपना प्यार देना और कमेंट करके बताना आप इस नए आग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप इस आग में देखना चाहते हैं। कोल्ड हनी बेजर बीस्ट को छोड़कर वो अब जल्दी नहीं लौटेगा। अंडर्स को